एपिसोड की शुरुआत किसी खंडर जैसी गुफा से होती है जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, जहाँ पर एक बच्ची अपने ग्रैंडपा के साथ में दिखाई जाती है। उसे खंडर की दीवार पर बड़े बड़े चित्र नजर आए, जिन्हें देख करके बच्ची अपने ग्रैंडपा से पूछने लगी कि ये कौन है, किसके चित्र हैं। उस पर उसके ग्रैंडपा बताते हैं ये क्यूशू के एंसेस्टर और गॉड हैं। ये सभी इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना कल्टीवेट किया कि सभी को इमोर्टलिटी मिल गई। बच्ची इमोर्टलिटी के बारे में पूछने लगी। ओल्ड मास्टर बताते हैं कि इमोर्टलिटी कल्टीवेशन का वो दरवाज़ा है जिसे पार कर कोई भी इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर कर सकता है, पर ये हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत में इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करना होगा तो तुम एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर पार करोगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा होता है। लेडी कहती है उसे इस दिन का 10 सालों से इंतजार था। इस दिन के लिए उसने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है। अब हमें हांग चेम टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर इमोर्टलिटी का जश्न होने वाला था। पूरा टाउन बहुत ही जगमगा रहा था। टाउन का कोना कोना ऐसे सजाया गया मानो दिवाली हो। मतलब कि आज कोई वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में एंटर करने वाला था, जो कि वही लेडी थी। टाउन के लोग किसी लेडीज़, मतलब कि वो लोग उसी डिवाइन मैडिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि इतनी पावरफुल थी कि उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था। डिवाइन मैडिन को डिवाइन अलाइनमेंट भी मिल चुका था। अब हमें रॉयल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो पूरे टाउन पर कहीं दूर से नज़र बनाए रखा था अपने बंदों के साथ में। वो अपने बंदों से पूछता है सब ठीक ठाक मैनेज हो गया ना। बंदों ने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे हाथ से बच कर के नहीं जाने वाला। मतलब कि उन्हें किसी की तलाश थी, उन्हें किसी को पकड़ना था। और तभी उनकी नज़र एक बंदे पर गई। बंदे का नाम शाओ चैन होता है और यही वो बंदा था जिसकी उन्हें तलाश थी। शाओ भी उन्हें देख लेता है। शाओ ने देखा कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये देख करके शाओ अपनी स्पीड बढ़ा देता है। ये देख करके रॉयल के बंदे भी अब भागने लगे, पर वो उनकी आंखों के सामने गायब हो चुका था। मतलब कि शाओ भीड़ में वहीं कहीं छिप चुका था। शाओ इतना स्मार्ट था कि उसे पहले से ही पता चल रहा था कि वो कहाँ कहाँ छिपे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। इवन वो काउंट भी करता है कि वो 7 लोग हैं जिनके पास में स्वार्ड्स और ब्लेड है। मतलब कि शाओ फ्यूचर प्रॉब्लम से पहले ही रूबरू हो चुका था और अब वो खुद उन्हें बोलता है तुम लोगों को जिसका इंतजार था वो तुम्हारे सामने है, तुम छुपे क्यों हुए, आकर के हमला क्यों नहीं करते। फिर क्या था, वो शाओ पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका एक एक मूव इतना शानदार था कि आपको स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। लड़ाई के दौरान वहाँ आग भी लग जाती है, पर शाओ अकेला ही उन 7 लोगों को बराबरी की टक्कर दे रहा था। रॉयल कल्टीवेटर शाओ को बोला हमें पता है तुम ड्रैगन विलेज से बिलोंग करते हो और हमें पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, पर हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दरअसल रॉयल कल्टीवेटर्स को लगता है कि शाओ डिवाइन इमोर्टलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो शाओ को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है और अब सब एक साथ शाओ पर हमला करते हैं। पर शाओ सिर्फ जलती हुई लकड़ी से उनके साथ में फाइट करता है। वो उन्हें बोला तुम्हारी जो रॉयल मैडन की डेथ हुई है, मेरा उससे दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं। पर रॉयल कल्टीवेटर बोला अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आज तुम्हारा मरना तय है। और अब शाओ और रॉयल कल्टीवेटर के बीच में फाइट स्टार्ट हुई। दोनों अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज़ कर रहे थे, पर आखिर में शाओ उस पर भारी पड़ता है। हम देखते हैं कि इस समय शाओ उसकी गर्दन पर तलवार पॉइंट किए था। कल्टीवेटर बोला अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम भी मारे जाओगे। प्रिंसेस तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, वो तुम्हें जान से मार देगी। पर शाओ बोला और अगर मैं तुम्हें आज जाने देता हूँ या फिर जिंदा छोड़ देता हूँ तो इन फ्यूचर तुम ही मेरी प्रॉब्लम बनोगे। और अब शाओ उसे भी सिंगल स्ट्राइक में ख़त्म कर देता है। सबको खत्म कर शाओ वहाँ से जाने लगा, पर उससे सस्पिशियस लगा मानो कोई उसके पीछे हो। तभी शाओ पर प्रिंसेस हमला कर देती हैं और ये वही प्रिंसेस थी जिसके बारे में कल्टीवेटर ने बोला था। शाओ उनके साथ में फाइट करता है, पर प्रिंसेस उसे अपने रिबन से जकड़ लेती। और इस समय हम शाओ को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के सामने घुटनों पर बैठा था। प्रिंसेस उसे उसका गुनाह कबूल करने का बोलती हैं। तभी वहाँ पर हम एक और प्रिंसेस को आता देखते हैं जो कि रॉयल की ही जाओ लिंगर प्रिंसेस थी। जाओ लिंगर उसे पूछती है कि वो कैसे मरना पसंद करेगा। शाओ बोला मैं बस डिवाइन मैडिन की
इमोर्टलिटी के लिए आया हूँ, मुझे उनका अचीवमेंट देखना था, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं जैसा आप सोच रहे हो। और जिस डिवाइन मैडन की डेथ के लिए आप लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो या फिर जिम्मेदार ठहरा रहे हो, मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उनकी मौत तो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल डेथ थी जो कि पैर फिसल कर खाई में गिरने से हुई थी। भला इससे मेरा क्या लेना देना। पर जाओ लिंगा प्रिंसेस को शाव को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देती है और अब सभी प्रिंसेस शाव को मारने लगी। शाव उनकी फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा और अब शाव जाओलिंगा की तरफ आया। अब दोनों के बीच से बेस्ट टेक्निक से जाओलिंगा पर हमला कर रहा था, पर जाओलिंगा की टेक्निक उस पर भारी पड़ती है और अब जाओलिंगा शाव पर शॉट से अटैक करती है, पर शाव एक प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जाओलिंगा की स्वाट उसकी उस प्रोटेक्शन शील्ड को ही तोड़ देती है। अब शाव वहां से भागा, पर जाओलिंगा भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके पीछे पीछे आ रही थी और उस पर कंटिन्यूसली अटैक किए जा रही थी। दोनों फाइट करते करते टाउन की उस जगह आ गए जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। आखिर में जाओलिंगा शाव पर रेनबो अटैक करती है, पर शाव भी उसके इस अटैक को बचने के लिए सुपर फास्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन का यूज़ करता है। शाव को पता थी कि वो उसके साथ और ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, मतलब कि वो उसका और ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर सकता। शाव अब तक बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, ना कि उसके साथ में फाइट कर रहा था, ताकि उसे जैसे ही भागने का मौका मिले वो भाग सके। पर जाओलिंगा अब शाव पर वापस से अटैक करती है। शाव उसके अटैक का शिकार होता उससे पहले हम देखते हैं कि मानो समय रुक सा गया हो, हर कोई ठहर गया, जो जहाँ खड़ा था, जिस जगह था वहीं रुक गया। और उसी समय हम डिवाइन मैडन को एंट्री करता हुआ देखते हैं। उसकी नज़र शाव और जाओलिंगा की स्वाट पर गई। डिवाइन मैडन जाओलिंगा की स्वाट का रास्ता बदल देती है और इससे शाव की जान बच जाती है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। और अब हेवन का गेट खुलने वाला होता है। डिवाइन मैडन के उस गेट में एंटर करते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। वहीं जाओलिंगा को जब शाव देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी स्वाट से भला कैसे बचा, पर शाव बस खुद की जान बचा कर के अभी भी भाग रहा था। जाओलिंगा अभी भी उसके पीछे आती है और अब हमें हैंगिंग टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी को गॉडेस के आने का वेट था। सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग इमोर्टलिटी और इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में ही बातें कर रहे थे। और अब गॉडेस की एंट्री होती है। उसकी एंट्री होते ही समय आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगे, जिसे गॉडेस ब्रेक कर इमोर्टल वर्ल्ड के हेवन का दरवाज़ा खोल लेती है। पर अब उसके सामने हेवन के दो गार्ड्स खड़े थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, और वो किसी को भी जब तक हेवन में एंटर नहीं करने देते, ये जब तक वो खुद को प्रूफ ना कर दे। पर जैसे ही गॉडेस हेवनली स्टेयर्स की फर्स्ट स्टेप पर पैर रखती है तो उसकी प्योरिटी खुद ब खुद गार्ड के सामने आने लगी। वहीं भागता हुआ शाव भी जब ये नज़ारा देखता है तो वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो यही तो देखने आया था और वो ये नज़ारा पहली बार देख रहा था। पर हम देखते हैं कि जाओलिंगा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वहीं गॉडेस को ये बताया जाता है कि जब तक वो अपने बीते हुए कल को, अपने प्यारों को, मतलब कि अभी भी उसके मन में कुछ था जो चल रहा था, उस सब को भुला नहीं देती, मतलब कि अपने पास को वो इमोर्टलिटी अचीव नहीं कर सकती। पर गॉडेस सोचती है क्या पास्ट को भुलाने के बाद वो खुद को पहचान सकेगी। तभी हेवन से आवाज़ आई, हमें पता है तुम अपने पास्ट को नहीं भुला सकती, तो तुम इमोर्टलिटी भी अचीव नहीं कर सकती। और इतना सुन गार्ड्स हेवन की उन सीढ़ियों को ही तोड़ देते हैं। सीढ़ियों के टूटते ही वो दरवाज़ा भी वापस से बंद हो गया और अब गॉडेस भी नीचे गिरने लगी। ये देख किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहीं आसमान से गिरती गॉडेस सोच रही थी कि उनकी फीलिंग उनके इस अचीवमेंट का इतना बड़ा कांटा बन जाएगी, उसने ये कभी भी नहीं सोचा था। वहीं जाओलिंगा अभी भी शाव पर एक के बाद एक कंटिन्यू अटैक किए जा रही थी। वहीं गॉडेस वापस से हेवनली वर्ल्ड पर सवार होकर के हेवनली वर्ल्ड में जाने लगी, क्योंकि वो अपनी सालों की मेहनत को यूं जाया करना नहीं चाहती थी। पर गार्ड्स बोले, तुम हेवन में एंटर करने के काबिल नहीं हो, तुम प्योर नहीं हो। पर गॉडेस फिर भी नहीं रुकती, बल्कि वो और तेजी से हेवन की तरफ जा रही होती। ये देख कर के गार्ड्स को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने हैवी वेपन से गॉडेस पर हमला कर देते हैं। पर गॉडेस बड़े ही आसान से
उन हैवी गार्ड्स को ख़त्म कर देती है और अब हेवन का दरवाज़ा खोलने लगा। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि वहाँ मौजूद आसपास की सभी चीज़ों को हेवन के अंदर खींच लेता है, जिसमें पास में लड़ रहे शाओ और जाओलिंगर भी गॉडेस के साथ में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में एंटर कर चुके थे। वर्ड ऑफ इमोर्टल में एंटर करते शाओ अनकॉन्शियस होकर के वहीं गिर गया। तभी एक हेवनली हॉर्स उसके पास आया और जैसे ही उसे शाओ मूव करता देखा वो फौरन वहां से भाग निकला। जब शाओ को होश आया तो सबसे पहले उसकी नज़र एक पास में पड़े हुए रेड कलर के ब्रेसलेट पर गई, जिसे वो उठा करके अपने पास में रख लेता है। अब जब वो अपने आसपास का नज़ारा देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और हर चीज़ यूनिक लग रही थी, तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किस जगह है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। और अब शाओ ड्रैगन बीच पर आ चुका था। शाओ की नज़र पानी के अंदर एक क्रिएचर पर गई जो कि बहुत बड़ा था। जब वो क्रिएचर पानी से बाहर निकला, जिसे देख कर के शाओ की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो एक 8 आर्म एविल ड्रैगन था जिसके सिंगल दहाड़ से ही बड़े बड़े पहाड़ टूट करके बिखरने लगे। साथ ही उसकी दहाड़ से शाओ भी पहाड़ से नीचे आकर के गिरा। अब जल्दी ही उसे भी लगने लगा कि शायद वो इस समय वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आ चुका है। और इस जगह हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वर्ड ऑफ इमोर्टल में क्या जाओलिंगर वापस से उस पर हमला करेगी, क्या गॉडेस से वो टकराएगा या फिर नहीं, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।